अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया भर में फैली बैरून मुल्क मुक़ीम हिंदुस्तानी बरदरी को हिंदुस्तान का कौमी सफ़ीर करार दिया और कहा कि G20 सरबराही इजलास की मेज़बानी हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुक़ीम हिंदुस्तानी बरदरी के लिए एक मौके की तरह है और बैरून मुल्क मकामी हिंदुस्तानी बरदरी भी इसे दुनिया को हिंदुस्तान के बारे में बताने के एक मौके के तौर पर ही देखे। मोदी ने यह बात आज इंदौर में मुनक़िदा 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस की बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस दौरान ग्याना के सदर मोहम्मद इरफान अली, सरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल, वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और बड़ी तादाद में बैरून मुल्क मुक़ीम हिंदुस्तानी मौजूद थे। अपनी तकरीबन 25 मिनट की तकरीर में मोदी ने बैरून मुल्क मुक़ीम हिंदुस्तानी बरदरी के लिए कई तजावीज़ पेश की। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवनत्रयम्, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए, अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकते हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है, एरो इंडिया 2023 के सफीरों की एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। इसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया में मेक फॉर द वर्ल्ड भी शामिल है। हिंदुस्तान वर्ल्ड ऑर्डर पर यकीन नहीं रखता, जहां कुछ ममालिक को दूसरों से बढ़कर समझा जाता है। जब हम किसी भी मुल्क के साथ शराकतदारी में दाखिल होते हैं तो ये मसावत और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होता है। Which has the advantage of abundant technical manpower. It has led to the emergence of India as a leading defense exporter in recent years. Our defense exports have grown by 8 times in the last 5 years, and now India is exporting to more than 75 countries. Excellency, looking ahead, I believe that the Indian aerospace and defense manufacturing sector is well prepared to take up the future challenges and capitalize on emerging opportunities. India has domestically produced light combat aircraft, that is LCA. Manufacturing of light utility helicraft has also commenced. I can go on and on, but the broad point is clear.
Our large population and abundant skilled workforce has led to the creation of a thriving innovation ecosystem led by startups in high technology areas, as I have already mentioned. These, in turn, are collaborating with the established research and development institutions and established industries to develop and manufacture high-end defense platforms and systems at a comparably lower cost. Excellency, and it is here that I would like to emphasize that our national efforts उत्तराखंड में जोशीमठ को कुदरती आफत के खतरे वाला इलाका करार दिया गया और कस्बे और आसपास के इलाकों में तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चमोली जिले के खदरियाती आफत से पैदा हालात से निपटने वाली अथॉरिटी के मुताबिक जोशीमठ में 603 इमारतों में शोगाफ पड़ गए हैं और मजमूई तौर पर 68 कुंबे आर्जी तौर पर बेघर हुए हैं। इंतजामिया ने उन इलाकों से लोगों को बिला ताखिर बाहर लाने का हुक्म दिया जिन्हें चट्टाने खिसकने के बहुत ज़्यादा वाक़यात के तनाजुर में गैर महफूज माना जाता है। इधर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कल जोशीमठ में ज़मीन धंसने के मामले का आला सतह पर जायज़ा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से माहिर साइंसदानों की एक टीम वहाँ ज़मीन धंसने की वजूहात का पता लगाने का काम कर रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी के साथ फ़ोन पर जोशीमठ की सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू की। धामी ने जोशीमठ के हालात और बाज़ाबातकारी के इंतजामात के बारे में वज़ीर आज़म मोदी को जानकारी दी। वज़ीर आज़म ने जोशीमठ के लोगों को मदद फराहम करने की खातिर रियासत को हर मुमकिन माली और तकनीकी इमदाद फराहम करने का यकीन दिलाया। उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला हरीश रावत ने कहा कि पूरा ढांचा किसी भी वक्त गिर सकता है, इसीलिए जोशीमठ को दूसरी जगह बसाया जाए, एक नया जोशीमठ तामीर किया जाए, जोशीमठ की वजूहात को तलाश किया जाए और उसे कौमी आफत के तौर पर लिया जाए। राजीव भंडारी जी हैं, मनीष जी हैं, दूसरे सब लोगों ने जो बातचीत की है, संघर्ष समिति के लोगों से बातचीत की है। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जोशीमठ हमारा देवस्थल जोशीमठ, हमारी आध्यात्म की नगरी जोशीमठ, हमारी संस्कृति का उद्भव स्थल जोशीमठ, जहाँ रमाड़ संस्कृति विद्यमान है, जैव विविधता का केंद्र जोशीमठ और उसके चारों तरफ जहाँ औली जैसे बुग्याल हैं और द्रोणगिरी जैसे पर्वत हैं जिनसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेने का काम किया था। ये जोशीमठ, जिस जोशीमठ में नरसिंह देव का साक्षात रूप में विद्यमान है, जहाँ बद्रीनाथ जी शीतकाल में आवास करते हैं, आज जब वो धंस रहा है, डूब रहा है, तो हम सब लोगों का आग्रह है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से संपूर्ण शक्ति लगाकर, राष्ट्रीय शक्ति लगाकर नया जोशीमठ बसाओ और पुराने जोशीमठ का उद्धार करके उसको पुराने स्वरूप में लाओ। उस रास्ते में एक जो टनल एनटीपीसी की है, जिसको लेकर के लोगों को आशंका है कि इसके कारण भूधसाव का काम तेजी से हुआ है। आज 609 घर प्रशासन ने खतरनाक घोषित कर दिए हैं। 30 घरों के लोगों का विस्थापन भी हो चुका है। 5-5 हजार रुपया जो कटे में नमक का काम कर रहा है, अहेतुक सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं। तो हमने इन सब बातों को लेकर के जहाँ ये कहा है कि नया जोशीमठ बसाओ, पुराने जोशीमठ का उपचार करो, वहाँ पर ये भी आग्रह किया है कि लोगों को। कांग्रेस ने कहा है कि जोशीमठ इंसानी साख्ता आफत से दोचार है और रियासती हुकूमत इसे निपटने में नाकाम साबित हो रही है, इसलिए इस बहरान को कौमी आफत डिक्लेयर किया जाना चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा, पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज देवेंद्र यादव और पार्टी लीडर मनीष खंडोरी ने पीर को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जोशीमठ की तबाही इंसानों की बनाई हुई है और उन तमाम प्रोजेक्ट्स पर जिन्हें आफत की वजह माना जा रहा है, काम को फौरी तौर पर रोक दिया जाना चाहिए। जीडी अग्रवाल नाम के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हुआ करते थे। हमारे वक्त यूपीए की सरकार थी, जयराम रमेश जी पर्यावरण मंत्री थे, 2010 की बात है। 600 मेगावाट का लोहारी नाग पाला एक प्रोजेक्ट था।
उसके विरोध में जीडी अग्रवाल जी धरने पर बैठे और उस धरने के बाद यूपीए सरकार ने, जयराम रमेश जी मंत्री थे जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। भैया फोन या जो भी आप बात कर रहे हैं प्लीज थोड़ा शांति से। उस प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया। ये 2010 की बात है। तुलना कीजिए, वही जीडी अग्रवाल 2018 में भागीरथी नदी पर जो डैम्स बन रहे थे उसके खिलाफ धरने पर बैठे। इस सरकार ने क्या किया, उनको जबरदस्ती उठा दिया, वहां से ले गए और जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई वो अपने आप में एक पीड़ादायक बात है। तुलना ये दोनों सरकारों की बता रहा हूं। यूपीए हमेशा सामंजस्य की बात करती थी, सामंजस्य प्रकृति में, सामंजस्य विकास में। आज की सरकार सामंजस्य छोड़ दीजिए, लोगों की सुनना छोड़ दीजिए, विशेषज्ञों की सुनना छोड़ दीजिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, रवि चोपड़ा नाम के एक विशेषज्ञ का, पर्यावरणविद का। मॉनिटरिंग कमेटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। 4 धाम रेलवे परियोजना में वो बार बार कहते रहे कि इतना चौड़ा मत करिए सड़कों को कि पहाड़ों का जो ढलान है वो सीधी हो जाएगी, उसके बाद चट्टानें गिरती हैं, उसके बाद पूरा वहां सामंजस्य। शुमाली हिंद के आधे से ज़्यादा इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के कई इलाकों में हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। महकमे मौसमियात ने बताया कि दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 से 25 मीटर तक दर्ज की गई। पीर की सुबह पंजाब के भटिंडा, राजस्थान के गंगानगर, यूपी के आगरा और लखनऊ में विजिबिलिटी 0 रही। मध्य प्रदेश का नौगांव सबसे ठंडा रहा, वहां पारा -1 तक पहुंच गया। वहीं हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 10 जनवरी यानी कल से सर्दी कम होगी। नॉर्दर्न हिमालयन एरिया में मंगल की शाम को एक नया वहाँ पे एक लहर आ सकती है। इसकी वजह से पूरे शुमाली हिंद, सेंट्रल इंडिया के मिनिमम टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में 3 दिन बाद टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। उत्तर प्रदेश में शदीद कोहरे की वजह से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 2 बड़े हादसे हुए। पहला हादसा रात 12 बजे के करीब कन्नौज में हुआ। वहां दिल्ली से सुल्तानपुर जा रही स्लीपर बस सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। तेज रफ्तार होने की वजह से बस एक्सप्रेसवे के नीचे गिर गई। हादसे में 3 मुसाफिरीन की मौत हो गई जबकि 18 जख्मी हो गए। वहीं दूसरा हादसा भी इसी एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में सुबह 4 बजे के करीब औरास इलाके में पेश आया। वहां गुजरात के राजकोट से नेपाल बॉर्डर तक जा रही स्लीपर बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 4 मुसाफिरीन की मौत हो गई जबकि 6 शदीद रूप से जख्मी हो गए। ये दोनों हादसे एक ही एक्सप्रेसवे पर 50 किलोमीटर की दूरी पर पेश आए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि जमहूरियत में किसी शख्स को भगवान बनाना आमिरियत की तरफ ले जाता है। कर्नाटका कांग्रेस की जानिब से असेंबली इंतखाबात से कबल SC/ST तबकात के कन्वेंशन से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस रुझान को तर्क करने की जरूरत है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वजीर आला बसवराज बोम्मई ने जात और मजहब के नाम पर कर्नाटक को बर्बाद कर दिया। मुलाजिमतों के लिए हुकूमत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी 30 लाख खाली सरकारी आसामियां नहीं भर रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का खेल खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो आर्जी ठेके और यौमिया उजरत पर लोगों की भर्ती कर रहे हैं। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे मरहले में यात्रा कुरुक्षेत्र में दाखिल हो गई। यात्रा पीर की सुबह खानपुर कोलियां से शुरू हुई थी, जिसके बाद दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर त्योड़ा में सरदार जी ढाबा पर टी ब्रेक के लिए रुकी। वहां करीब 40 मिनट तक राहुल गांधी ने चाय नाश्ते के साथ खवातीन से बातचीत की। शाहबाद के रेस्ट हाउस में मॉर्निंग ब्रेक लिया गया। दोपहर बाद यात्रा गांव पट्टी बोरीपुर से शुरू हुई, जिसमें किसान कायद राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह के अलावा दीगर कायदीन शामिल हुए।
तमिलनाडु असेंबली में आज गवर्नर की तकरीर के दौरान जमकर हंगामा हो गया। गवर्नर आर.एन. रवि ने असेंबली में कहा था कि रियासत का नाम तमिलनाडु के बजाय तमिजगम करना ज्यादा बेहतर होगा। इस पर हुकूमत में काबिज डीएमके और कांग्रेस, इसके अलावा वीसीके ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद गवर्नर स्पीच बीच में छोड़कर ऐवान से चले गए। डीएमके समेत कांग्रेस, वीसीके ने ऐवान में गवर्नर के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कहा कि रियासत में बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी ना थोपे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एमएलए ने यह भी कहा कि ये नागालैंड नहीं है, ये प्राउड तमिलनाडु है। डीएमके एमपी टीआर बालू ने कहा कि गवर्नर रवि को बीजेपी के दूसरी रियासती सदर के तौर पर काम करना बंद करना चाहिए। वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर कहते हैं कि द्राविड़ दलों ने सियासत के 50 सालों के दौरान लोगों को धोखा दिया। ये बेहद अफसोसनाक है। उन्हें ये बातें राजभवन से नहीं बल्कि बीजेपी के हेडक्वार्टर से करनी चाहिए। गुरुग्राम के सेक्टर 49 में शदीद आतिशबाजी का मामला सामने आया। ये वाकया घिसोला गांव का है, जहां पीर के रोज कमोबेश 200 झुग्गियां आग की नजर हो गई। शहर के 4 फायर ब्रिगेड मराकज से आग बुझाने के लिए 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग इतनी जबरदस्त थी कि धुआं और लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी। आग से झुग्गियों में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि आग में शिद्दत उस वक्त बढ़ गई जब एक के बाद दीगरे सिलेंडर फटने शुरू हो गए। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि करीब 150 से ज्यादा सिलेंडर धमाके के साथ फट गए, जिसने हालात को मजीद संगीन बना दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर अपने बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लोनी से एमएलए गुर्जर ने कहा कि अगर महकमे बरखी के मुलाजिमीन बताकर कोई फर्जी शख्स घर में जबरन घुसने की कोशिश करे तो उसे ऑन द स्पॉट जान से मार दिया जाए। अभी कहीं कहीं बिजली वालों की सूचनाएं आती हैं। मेरा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि इन्हें बांध करके कूटने का काम करें। जो इस तरह के लोग आए, कॉलोनी के लोग संगठित हों, उनको पकड़ के हम बैठा लें, क्योंकि इस तरह से यही नहीं पता चलेगा असली नकली कौन है। जब पकड़ के बैठा लेंगे, अगर वो नकली हुए तो पब्लिक उनको वहीं ऑन स्पॉट मार दे। उसमें जो कोई होगा मैं देखूंगा। अगर मुकदमा लगता है मैं अपने ऊपर लगवाऊंगा। लेकिन कोई डकैत अगर किसी घर में आ जाए और बहन बेटियों के घर में घुस करके, जैसा बताया कि उसको नहाती हुई एक बहन को उसको कुंडी लगा के बंद कर दिया गया, और ये बिल्कुल जो अराजकता की है जिसने भी की है, ये जघन्य अपराध है। कॉलोनी के लोग अगर खुद मारने में सक्षम नहीं है तो मुझे बुला लें, उनकी हत्या में। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी और हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य स्वामी आनंद गिरी के दरमियान हुई मुलाकात 3 दिनों मौजूद बहस है। ये मुलाकात 7 जनवरी को हुई थी और दोनों मजहबी कायदीन ने कुछ अहम मौजूद पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात के बाद मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया अहलकारों से बात की और बताया कि उन्होंने आचार्य स्वामी आनंद गिरी से क्या कुछ बातें की। कोई भी प्रयास करना हो उसको करेंगे। हम हमेशा से रहते चले आए हैं और हमेशा वक्त था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि महाराज से मेरी मुलाकात हुई, मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझको बहुत सम्मान दिया। मैं उनका आभारी हूँ। किन विषयों पर चर्चा हुई? हमारी बातचीत इस पर हुई है कि मैं यूरोप में भी गया हूँ, मैं और यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी गया हूँ, मैं अमेरिका भी गया हूँ। मैंने महाराज जी से ये बात कही कि मैं वहाँ जा कर के मुझे हर मुल्क के लोग वहाँ मिले, जो पहचाने जाते हैं अपनी शक्ल सूरत से, अपनी जबान से, अपने पहनावे से। वो रोटी रोजी कमाने के लिए गए हैं। ये लोग आपको वहाँ के बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं, लेकिन गांव में नहीं मिलते वहाँ के, इसलिए कि वहाँ रोटी रोजी के उनके
यानी साधन नहीं होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर आप किसी भी देहात के अंदर चले जाएं, वहां आपको हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, और इतने जमाने से रहता हुआ मिलेगा कि उन्हें ये पता नहीं कि कितने 100 साल से यहाँ ये लोग रह रहे हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदू और मुसलमान का खून एक ही है, उनकी बिरादरियां एक हैं, उनकी जबान एक है, उनकी शक्ल सूरत एक है, उनका रहन सहन एक ही तरीके का है। तो फिर दुनिया के अंदर फिरकापरस्त पार्टियों ने और हुकूमतों ने जो भेदभाव। दिल्ली पटना इंडिगो फ्लाइट में इतवार के रोज 3 नौजवानों ने जमकर हंगामा किया। तीनों शराब पिए हुए थे। इस दौरान एयर होस्टेस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो उलझ गए। एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी और छेड़खानी भी की गई। पायलट की शिकायत के मुताबिक तीनों ने मारपीट की। उधर पायलट ने पटना के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में इसकी रिटर्न में शिकायत दर्ज की है। ये फ्लाइट 6C6383 इतवार की रात 8:55 पर पटना एयरपोर्ट पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के साबिक सीईओ चंदा कोचर और उनके कारोबारी शोहर दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर समाअत करते हुए जमानत का हुक्म दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं की गई। हुक्म को वाज़ेह अल्फाज में बयान करते हुए अदालत ने कहा कि मियां बीवी की गिरफ्तारी सीआरपीसी की सेक्शन 41A के हुक्म के मुताबिक नहीं है। इसके साथ ही अब सीबीआई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है। दरअसल 24 दिसंबर को सीबीआई ने इन दोनों को साल 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को बैंक के जरिए कर्ज की धोखाधड़ी के मामले में पूछगछ के लिए बुलाया था। चंदा कोचर और दीपक कोचर पर इल्जाम लगाते हुए सीबीआई ने कहा था कि दोनों सवालात का सही जवाब नहीं दे रहे हैं। गुजरात के सूरत से कुत्ते के काटने का एक वीडियो सामने आया। हसनपुरा सोसाइटी में घर के बाहर खेल रही बच्ची को एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। कुत्ते ने बच्ची के गाल का मांस नोच लिया। हालांकि वक्त रहते बच्ची की मां ने उसे बचा लिया। फिलहाल बच्ची की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। हालांकि वीडियो कब का है इसका पता नहीं चल सका। सोना पीर के रोज अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 9 जनवरी को सराफा बाजार में सोना 749 रुपए महंगा होकर 56,336 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले अगस्त 2020 में सोना सबसे महंगा हुआ था। तब 10 ग्राम के दाम 56,200 रुपए हुए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस साल सोने की कीमतें 60,000 फी तोले तक पहुंच सकती हैं। चांदी की बात करें तो इसकी कीमत में भी आज शानदार तेजी देखने को मिली। सराफा बाजार में ये 1,186 रुपए महंगी होकर 69,074 रुपए फी किलोग्राम पर आ गई। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही हिंदुस्तान, जापान और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हेनान रियासत के करीब 90% लोग कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। वहां की आबादी 9,94,00,000 है। इसका मतलब है कि हेनान में 8,85,00,000 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इधर जापान में एक्सपर्ट्स ने कोरोना को लेकर वार्निंग जारी कर दी है। उनका कहना है कि 15 जनवरी के बाद कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा सकता है। गौरतलब है कि जापान ने इन्फेक्शन रोकने के लिए चीन से आए मुसाफिरीन के लिए टेस्टिंग जरूरी कर दी है। ब्राजील के साबिक सदर जायर बोल्सोनारो के हामियों ने उनकी इंतखाबी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बोल्सोनारो के हामियों ने ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और सदारती महल पर धावा बोल दिया। हामी मुल्क के नौ मुतकिब सदर लुइस एनासियो लोआ डिसुल्वा की मुखालिफत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोल्सोनारो के हामियों ने मुल्क के दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में इमारतों में तोड़फोड़ की। ब्राजील के साबिक सदर जायर बोल्सोनारो के हामियों ने इतवार को पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और ऐवान सदर में तोड़फोड़ की और ब्राजीली फौज की जानिब से बनाए गए हिफाजती हिसार को तोड़ दिया। ब्राजीलिया से आने वाली वीडियो में बोल्सोनारो के हामियों का एक बहुत बड़ा हुजूम देखा जा सकता है। ब्राजील के कौमी परचम में लपटे मुजाहिरीन ने सदारती महल का घेराव किया, जिन पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अब तक कम से कम 400 फसादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। O carro da polícia entrou no lago, ó. O carro da polícia entrou no lago. Aí, ó. O carro da polícia entrou no lago ali.
ट्यूनिस के बहरिया के मुहाफिजों ने इटली जाते हुए 305 गैर कानूनी तारिकीन वतन को उन कश्तियों से बचा लिया जो हफ्ते को देर रात गए मुल्क के साहिल पर डूब रही थी। नेशनल गार्ड के तर्जुमान हुसैन दीन जब्बाली ने इतवार को एक बयान में कहा कि बहरिया के मुहाफिजों ने सब सहारा अफ्रीका से बहरिया रोम को अबूर करने के लिए गैर कानूनी तारिकीन वतन की 8 कश्तियों को नाकाम बना दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ट्यूनिसी हुक्काम गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ जरूरी इक़दाम करेंगे। जनूबी नाइजीरिया की ईदो रियासत में बंदूक बरदारों ने एक ट्रेन स्टेशन पर धावा बोलकर 31 मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। एक सरकारी तर्जुमान ने यह इतला देते हुए कहा कि बंदूक बरदारों के एक ग्रुप ने हफ्ते की शाम इग्वाई बैन रेलवे स्टेशन पर धावा बोला, हवा में कुछ फायरिंग की और पड़ोसी रियासत डेल्टा के शहर बारी जाने वाले मुसाफिरों को अगवा कर लिया। तर्जुमान क्रिस ने इतवार को रियासती राजधानी बेनिन सिटी में सहाफियों को बताया कि इब्तदाई तौर पर 32 अफराद को यरगमाल बनाया गया था, लेकिन एक फरार होने में कामयाब हो गया। यमन के वसती सूबे मारब में सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हौसी बागियों के दरमियान शदीद लड़ाई में 13 फौजी मारे गए। एक सरकारी फौजी जराए ने इतला दी। जराए ने बताया कि जुनूबी जिले अलजोबा की सरहद पर शुरू होने वाली लड़ाई में मुतअद्दिद फौजी जख्मी भी हुए। उन्होंने कहा कि झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब हौसी लड़ाकों के ग्रुपों ने 3 सिमतों से हुकूमती पोजीशन की तरफ पेशकदमी की। ये लड़ाई रात भर तकरीबन 8 घंटे तक जारी रही। फौजी जराए का कहना है कि ये इंतहाई मुहल्लिक हमला था जिसमें भारी मशीन गनों, रॉकेटों और तोपों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25% हो चुकी है। वहां आटे की कमी के चलते हाहाकार मचा हुआ है। सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक खत्म हो गया है। इस वजह से हुकूमत मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जनता को कम दामों पर आटे के पैकेट्स मुहैया करवा रही है। आटे की किल्लत इतनी ज्यादा है कि सस्ता आटा खरीदने के कोशिश में अब तक 4 लोग जान गंवा चुके हैं। हफ्ते को सिंध रियासत के मीरपुर खास जिले में फूड डिपार्टमेंट की जानिब से ट्रकों पर आए आटे के पैकेट देकर भीड़ उमड़ पड़ी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक छीना झपटी में कई लोग जख्मी हो गए। 35 साल के एक मजदूर को लोगों ने कुचल दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक दूसरे मामले में शहीद बेनजीराबाद जिले के सकरंद कस्बे में एक आटा चक्की के बाहर सस्ता आटा खरीदते वक्त भगदड़ मच गई। इससे 3 खवातीन की मौत हो गई। सिंध में आटे की डिमांड ज्यादा और सप्लाई बेहद कम है। सिंध और कराची में आटे की कीमत 140 से 160 रुपए फी किलो पहुंच गई है। सब्सिडी रेट पर आटा 65 रुपए फी किलो बिक रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोग 5-5 किलो की बोरी के लिए भी लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात सबसे ज्यादा खराब है। वहां लोग आटे के लिए ऐसी सरकारी दुकानों को तलाश कर रहे हैं जहां आटे के पैकेट 1000 से 1500 रुपए में मिलते हैं। दरअसल खुले बाजार में 20 किलो आटे के पैकेट की कीमत 3100 रुपए तक पहुंच चुकी है। 1 साल पहले इसकी कीमत 1100 रुपए थी। हमारे हमें खत्म कर दो, ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। ये सब जितने खड़े सबको कारोबार नस्त, रोजगार नस्त। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।